नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बात मध्य प्रदेश उपचुनाव की, जहां एमपी में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बात करें हम। और आइए देखते हैं उपचुनाव का रण। तो प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने एक बार फिर 2018 का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी कर ली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र की जगह वचन पत्र जारी किया था और प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। प्रदेश कांग्रेस अब मिनी वचन पत्र के सहारे 28 सीटों को जीतने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस पार्टी ने 28 मिनी वचन पत्र तैयार कर स्थानीय मुद्दों के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। 28 सीटों के लिए अलग अलग मिनी वचन पत्र तैयार किया गया है, जिसमें कृषि और किसान, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, पेयजल, सड़क, पुल, उद्योग, रोजगार, पर्यटन, संस्कृति, प्रशासनिक से लेकर नए वचन का सारांश भी पेश किया जा रहा है। इसमें 15 महीने के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल का बखान भी किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस उपचुनाव के लिए वचन गान भी तैयार किया है, जो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बजाए जाएंगे। तो उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी पूरे जोश के साथ रणनीति और तैयारियों में जुटी हुई है। वचन पत्र और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग वचन पत्र दिए जाएंगे। पिछली बार भी कांग्रेस ने वचन पत्र ही जनता के सामने रखा था, ना कि घोषणा पत्र। प्रदेश में जो 28 उपचुनाव, इसको लेके भी हमने 28 वचन पत्र तैयार करें। इसमें जो हमारे 15 माह के काम हैं और जो भाजपा की 15 साल की विफलताएं, उसके साथ साथ उस क्षेत्र को लेके 15 माह में हमने क्या काम किए, भविष्य में उस क्षेत्र के विकास को लेके 15 महीने में हम क्या काम करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में विकास की हम कैसी तस्वीर रखेंगे, यह सब बातें इस वचन पत्र में शामिल है। कांग्रेस वचन पत्र नहीं, दरअसल ठगविद्या से बना सेठ कमलनाथ जी का कपट पत्र है, छल पत्र है, प्रपंच पत्र है। और ये कपट पत्र अब किसी भी तौर पर जनता को ठग नहीं पाएगा, जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वचन पत्र से एक बार मध्य प्रदेश के मतदाता धोखा खा चुके हैं। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे मिनी वचन पत्र निकालने की जो बात कह रहे हैं, झूठ टुकड़े में कहें या झूठ इकट्ठा कहें, धोखा अलग अलग दें या धोखा एक बार दें, धोखा कपट तो एक ही होता है। इसलिए जनता किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। तो यानी कि कांग्रेस अपना 2018 वाला फॉर्मूला ही आगे बढ़ा रही है। 2018 में दरअसल कांग्रेस ने वचन पत्र दिया था, इसमें कई वचन दिए गए थे, ना कि घोषणाएं की गई थी। घोषणा पत्र जनता के सामने नहीं रखा था, बल्कि वचन पत्र के तौर पर जो वादे थे कांग्रेस के, वो सामने रखे गए थे। और दावा करती है कांग्रेस की उनमें से ज्यादा वचन उसने अपने पिछले 15 महीनों के कार्यकाल में ही पूरे कर दिए थे। जो 15 महीने की सरकार रही कांग्रेस की, दावा ये कांग्रेस के हैं। और इस बार भी उसी फॉर्मूले को कांग्रेस आजमा रही है, इस्तेमाल कर रही है। वचन पत्र एक बार फिर 28 सीटों पर कांग्रेस जारी करेगी। इसके अलावा कई और दूसरे मसले, अतिथि शिक्षकों से लेकर कई और वादे और घोषणा भी कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा एक वचन गान भी कांग्रेस ने तैयार किया है, जिसे 28 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है, वहां पर इस वचन गान को बजाया जाएगा, लोगों के बीच तक पहुंचाया जाएगा अपना संदेश इस वचन गान के माध्यम से। तो कांग्रेस को लगता है कि यह फॉर्मूला कारगर है। 2018 में इस फॉर्मूले से कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई थी। हालांकि फुल मेजॉरिटी कांग्रेस को तब भी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अभी भी भरोसा है कांग्रेस को कि यह फॉर्मूला जरूर कारगर होगा। वचन पत्र जारी कर रही है कांग्रेस। कई मसले इस वचन पत्र में शामिल हैं और कुछ वो मसले भी जो पिछले 15 महीनों में पूरे नहीं हो पाया, ऐसा कांग्रेस के लिहाज से। हालांकि कांग्रेस ये दावा जरूर करती है कि 15 महीनों में उसने ज्यादातर अपने वचन पूरे किए हैं। देखना होगा क्या क्या और खास है इस वचन पत्र में। कांग्रेस के वचन गान भी तैयार किया गया है कांग्रेस के जरिए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। और अनुराग, कांग्रेस 2018 में भी उसने वचन पत्र ही जारी किया था, भरोसा दिलाया था जनता को कि वो घोषणा नहीं कर रही बल्कि वचन दे रही है ये काम पूरे करेंगे। इस बार भी आशा है कांग्रेस को कि ये फॉर्मूला कारगर होगा।
बिल्कुल प्रशांत, देखिए कांग्रेस को इसी बात का भरोसा है कि जिस तरीके से 2018 के चुनाव में उसने वचन पत्र जारी किया था और सत्ता के करीब तक वो पहुंच गई थी, और अब मिनी वचन पत्र के जरिए जहां 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां की जनता का विश्वास वो जीतने में सफल साबित होगी। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अपने वचन पत्र के जरिए उन इलाकों के का विजन रोड में पेश करने का काम किया है कि कौन कौन से विकास कार्य वहां पर किए जाएंगे, किस तरीके से सड़क पुलों का निर्माण कराया जाएगा, स्कूल अस्पतालों का किस तरीके से विकास होगा, और इसके अलावा उद्योग के जरिए किस तरीके से रोजगार मुहैया कराएगी। कांग्रेस पार्टी ने उसका एक विजन पेश करने की कोशिश की और हर एक विधानसभा सीट का एक एक अलग वचन पत्र तैयार किया गया है और उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उनका समाधान करने का काम किया जाएगा और लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी एक और भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि बीते 15 महीनों की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने 51 जो है बड़े फैसले किए थे और उन फैसलों पर आगे भी अमल जारी रहेगा। यानी कि किसान कर्ज माफी को जारी रखने से लेकर वो तमाम वायदे जो पिछली सरकार 2018 के समय कांग्रेस पार्टी ने किए थे उनको पूरा करने का भरोसा कांग्रेस पार्टी दिलाती हुई नजर आ रही है। तो सबसे अहम बात है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से 2 कदम आगे चलते हुए हर एक विधानसभा के विकास का रोड मैप पेश करने की कोशिश की है। प्रशांत, बिल्कुल 2 बातें अनुराग, एक किसान हमेशा से बड़ा मसला रहा है, किसान बड़ा वोट बैंक भी है मध्य प्रदेश में, बड़ा कृषक वर्ग है, तो किसानों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश होती है। पिछली बार किसान कर्ज माफी का फॉर्मूला जरूर चला, लाभ भी मिला कांग्रेस को, लेकिन इस बार स्थितियां कुछ बदली हैं, हालात बदले हुए हैं। किसानों के मद्देनजर शिवराज सरकार भी ताबड़तोड़ फैसले कर रही है, ऐसे में किसानों को लुभाना कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा? दूसरी बात यह कि कई और जो वादे किए गए उसमें एक सड़क का मसला भी है। 15 महीनों में खराब सड़कों का मसला भी जोर शोर से उठा था। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए किसान इस बार भी उपचुनाव में फोकस का केंद्र होंगे क्योंकि जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से किसान वोटर ही निर्णायक भूमिका में होंगे और यही कारण है कि बीते कुछ दिनों में शिवराज सरकार ने ताबड़तोड़ बड़े फैसले करके किसानों को फायदा पहुंचाने का ऐलान किया। किसान कल्याण निधि जो है किसानों के खाते में डालने की बात की गई। इसके अलावा 0% पर ब्याज ऋण मुहैया कराए जाने का ऐलान किया। फसल बीमा योजना की राशि किसानों को देने की बात कही और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक बार फिर किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का एक बार फिर दावा है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है और आने वाले समय में यदि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो किसान कर्ज माफी के जो बाकी चरण हैं उनको पूरा किया जाएगा। यानी कि एक सबसे बड़ा दाव कांग्रेस पार्टी भी किसानों पर लगाती हुई नजर आ रही है क्योंकि 54 लाख किसान ऐसे हैं जो कर्ज माफी के नीचे दबे हुए हैं। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी आबादी किसानों की है जो किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रही है। तो ये दाव कितना चल पाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इसके अलावा भी कांग्रेस ने उन तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की होगा कि आखिर किसानों से एक बार फिर कर्ज माफी का वादा कांग्रेस के जरिए किया जा रहा है। अब कितना भरोसा अब इस बार किसान कांग्रेस पर करता है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी की भी अहम बैठक हुई है और आपको बता दें कि बीजेपी की हुई बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है जिसमें 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, जिसमें कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट मिलना भी तय माना जा रहा है। बीजेपी से सीटवार उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की गई है बीजेपी में। साथ ही ये भी तय किया गया है कि जिस सीट पर पार्टी कमजोर नजर आ रही है वहां बड़े नेताओं को जिम्मा दिया जाएगा। बता दें कि कल बीजेपी की बैठक हुई थी जिसमें उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस बैठक में सीएम शिवराज के साथ सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय समेत बड़े नेता भी शामिल हुए। अब जो सीटें बची हुई हैं उस पर भी जल्द ही नाम तय कर लिए जाएंगे। बहुत जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी और 2800 सीटें जीतने का संकल्प सभी का था और उसी तरफ आगे बढ़ने का तय हुआ है। सर, कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जो समन्वय की बात हो या किस तरह की बात हो और आगे क्या रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, कुछ इस तरह की बात हुई हो? नहीं, रणनीति आगे बढ़ने की ही बनी है।
बिल्कुल पोलिंग पेज प्रभारी तक की बात हुई है, मंडलों के सम्मेलन की बात हुई है कि मंडलों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर 2 तारीख से 10 तारीख तक सभी मंडलों पर कार्यक्रम आयोजित किए। कांग्रेस अब पार्टी न रह के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। इसके मध्य प्रदेश की सीईओ कमलनाथ जी हैं, वो कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके राष्ट्र के विकास के लिए, आमजन के सम्मान के लिए और अपने सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा है। आज उसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, जो जिलाध्यक्ष भी रहे, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे, मिला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़ा और आज उन्होंने। और अनुराग इस खबर पर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। अनुराग, बीजेपी के लिए ये बाय इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण है, ये समझा जा सकता है कि शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व तक बैठक में शामिल हो रहा है, लगातार मंथन कर रहा है, तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल थे कल। और महत्वपूर्ण बात एक ये भी कि 25 सीटों जिन पर लगभग तय माने जा रहे नाम, लगभग ये वो नेता हैं सारे जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं। आखिर पेंच तो 3 सीटों पर ही फंसेगा ना अनुराग? बिल्कुल प्रशांत, देखिए बीजेपी ने एक तरीके से साफ कर दिया है कि 25 विधानसभा सीटों पर उसके वही चेहरे होंगे जो कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए, यानी कि उन 25 सीटों को लेकर किसी तरीके का अब असमंजस नहीं रहेगा। लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं, बड़ा मलेरा हो गया, नेपानगर हो गया और राजगढ़ की ब्यावरा विधानसभा सीटें, जहां पर बीजेपी को उम्मीदवार तय करना है और इसी को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई थी। और ये बैठक और उम्मीदवार का चयन बीजेपी के लिहाज से भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तय कर देगा कि यदि उपचुनाव में बीजेपी 8 से 10 सीटें जीतकर आती है तो उसके लिए सत्ता में बने रहना आसान रहेगा। लेकिन बीजेपी इस बार पूरा जोर इस बात को लेकर लगाने की कोशिश में है कि सिर्फ 8 या 10 सीट नहीं बल्कि सरकार को स्थिर रखने के लिए उसे 15 से 20 सीटें जीतना है। तो 20 सीटों को जीतने को लेकर बीजेपी है लगातार मंथन कर रही है और यही कारण है कि पार्टी हाईकमान तक भी उम्मीदवार के चयन से लेकर पूरे फैसलों पर नजर रखने का काम कर रहा है। लेकिन अब 3 सीटों को लेकर बीजेपी के अंदर भी पेच फंस सकते हैं कि कौन सा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। उन सीटों को लेकर भी बीजेपी तय करेगी कि जोरा हो गई या फिर दूसरी जो सीटें हो गई, ब्यावरा सीट हो गई, इन सीटों को लेकर बीजेपी को तय करना है कि कौन से उम्मीदवार होंगे। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी भी अपनी औपचारिक तरीके से सूची जारी करके सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। और लगभग जो नाम कह सकते हैं कि आपकी 24 से 25 सीटों पर जो पहले से संभावित हैं वो लगातार मैदान में डटे हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि 3 सीटों पर तस्वीर क्या होती है। हालांकि अभी कोई नाम घोषित बीजेपी ने नहीं किया है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबर भोपाल से, कल से बीजेपी का मंडल सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। 2 से 15 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन होंगे। बीजेपी के 28 विधानसभा क्षेत्रों में ये मंडल सम्मेलन होने जा रहे हैं। विधानसभा के 127 मंडलों में सम्मेलन किए जाएंगे। तो तैयारियां उपचुनाव के मद्देनजर कह सकते हैं आप बीजेपी की लगातार जोर शोर से चल रही हैं। अब मंडल सम्मेलनों की तैयारियां हैं और जो 28 विधानसभा सीटें हैं में 127 मंडलों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और इन्हीं के माध्यम से चुनावी तैयारियों को और दुरुस्त किया जाएगा और मजबूत या ये कहें कि और धार दी जाएगी। जल्द ही ये भी माना जा रहा है कि कम से कम 25 सीटों पर तो बीजेपी जल्द नामों का ऐलान कर ही सकती है। और रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, अब मंडल सम्मेलन की तैयारी है बीजेपी की 28 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं। जी प्रशांत, बिल्कुल मंडल सम्मेलन आयोजित होने जा रहे हैं और कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इन मंडल सम्मेलन में पहुंचेंगे और जो 28 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उन सीटों पर जो मंडल सम्मेलन आयोजित कर तमाम पदाधिकारियों को, तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और जो जीत को लेकर रणनीति है वो भी उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का
28 सीटों पर है। और हालांकि जीत की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीट यहाँ पर लेकर आनी है, लेकिन उसके पहले जो तमाम चुनावी तैयारियां हैं, जो तमाम रणनीति है, उसको लेकर पूरा फोकस पार्टी का। यही वजह है कि अब जो 28 सीटें वहां पर मंडल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, यानी कि किस तरह से वहां पर पूरा फोकस रहेगा। छोटे छोटे कार्यकर्ता पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सटीक अगर जानकारी और तैयारियों को लेकर जो रूपरेखा है वो इन्हीं स्तर से ऊपर लेवल तक पहुंचाई जाएगी। और यही वजह है कि अब मंडल स्तर के सम्मेलनों की कल से शुरुआत होने जा रही है, जो कि 12 अक्टूबर तक चलने वाला है। प्रशांत, ठीक है, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है और खासतौर से बीजेपी की ये चुनावी तैयारियों का अंदाज भी है कि निचले स्तर तक से वो उसी अंदाज में तैयारियां करती है। शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेताओं की बयानबाजी जारी है। मंडल पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मैदान में पहलवानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब मैदान में 2 पहलवान आमने सामने, एक शिवराज तो दूसरे कमलनाथ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब ये देखना होगा कि ये सियासी कुश्ती कौन पहलवान जीतता है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि हमने 15 साल के काम का हिसाब जनता के सामने रखा है, जिसको जनता ने स्वीकार किया है। देखना है कि क्या हो रहा है 10 तारीख को मध्य प्रदेश के उपचुनाव, और इसलिए अब मैदान है, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पहलवानों की, कुश्ती कौन जीतने वाला है। परिणाम 10 तारीख को आएंगे तो उस दिन पता चलेगा क्या होगा, है कि हमारे शिवराज पहलवान ताकतवर हैं या कमलनाथ ताकतवर हैं, उस दिन पता चलेगा। और इसलिए चुनाव देखिए, हम लोगों ने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 15 वर्षों का हिसाब किताब हम जनता के सामने रखे हैं। कांग्रेस का भी 15 महीने का हिसाब किताब जनता देख रही है, और इसलिए जो अच्छा हम किए हैं उसको लोगों ने स्वीकार किया है, मध्य प्रदेश की जनता ने, और इसलिए कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। फनती पुलिया को पार करते हुए एक युवक उसमें बह गया। लोगों के मना करने के बाद भी वो पुलिया पार कर रहा था। युवक को सुरक्षित हालांकि बाहर निकाल लिया गया। उन्हेल कर्नावत महीदपुर मार्ग की पुलिया का ये मामला, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। दरअसल लोगों के मना करने के बावजूद एक युवक उफनती नदी को पार कर रहा था। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद युवक ने पुल को पार करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि वो बह गया। हालांकि गनीमत यह है कि युवक को बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित उसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है, जान जोखिम में पड़ सकती है। ये तस्वीरें सामने आई हैं उज्जैन से। तो लापरवाही किस हद तक भारी पड़ सकती है ये देख सकते हैं आप। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने युवक को बचा लिया, लेकिन लोगों के मना करने के बावजूद ये युवक पुल पार कर रहा था, जबकि पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। नतीजा ये हुआ कि युवक पानी में बह गया। तस्वीरें भी देख पा रहे हैं इस वक्त आप। आनंद हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, लापरवाही वाकई में भारी पड़ सकती है। गनीमत है कि स्थानीय लोगों ने, जो लोग या फिर वहां पर मौजूद थे, सुरक्षित युवक को बाहर निकाल लिया। बिल्कुल प्रशांत, देखिए वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो मौजूद चौकीदार है, जिसे वहां पर ड्यूटी पे लगाया गया है, क्योंकि गंभीर नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था, तो प्रशासन ने चौकीदार को वहां पर ड्यूटी पे लगाया था कि किसी को भी वो जो है पार नहीं करने दे। लेकिन युवक माना नहीं और जो है बिना चौकीदार की बात सुने वो पुलिया पार करने लगा। इसी दौरान उसका पहले पैर फिसलता है, लेकिन उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद भी मना करने के बाद वो पलटा नहीं और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन साफ तौर पे दिखा जा सकता है कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से अंत में जाके नदी के अंदर जो है गंभीर नदी है उसके अंदर जाके गिर जाता है। फिलहाल जो यही बताया जा रहा है कि युवक अज्ञात है, उसके बारे में पता नहीं पड़ पाया, लेकिन आम लोगों ने उसके अभी फिलहाल उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर लापरवाही नहीं करनी है, कम से कम ये जरूर लोगों को समझना होगा। ये आपके लिए भी, आपकी सेहत की, आपकी जान के लिए भी बेहतर है। रहिएगा अब आनंद, आपसे आगे भी जुड़ेंगे। और अगली खबर भी उज्जैन से है, जहां महिलाओं का मोर्चा छेड़खानी के विरोध में महिलाएं उतरी हैं। 2 दुकानों में तोड़फोड़ भी की है महिलाओं ने। दुकानदार पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। तो उज्जैन का ये मामला है। दरअसल छेड़खानी के आरोप में
महिलाएं इकट्ठी होकर मैदान में उतरी और उन्होंने 2 दुकानों में तोड़फोड़ भी की। दरअसल दुकानदार पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए ये महिलाएं सड़क पर पहुंच गई और ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। तोड़फोड़ भी की गई है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या है ये पूरा मसला, किस तरह की क्या पूरा विवाद इसमें निकलकर सामने आया? आखिर हालात ये हो गए कि महिलाएं तोड़फोड़ पर उतारू हो गई। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये जो है ढांचा भवन स्थित एक छोटी शाही मस्जिद है और महिलाओं ने आज जिस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि महिलाएं साफ तौर पे जो है आरोप लगा रही है उन 2 दुकानदारों पे जो कि मस्जिद के अंदर दुकान लगाकर वहाँ पे अनैतिक कार्य करते थे, जो महिलाओं को छेड़खानी करते थे और उन पर अन्य गंभीर आरोप भी महिलाओं ने लगाए हैं। लेकिन लगातार पुलिस को इस बात की भी शिकायत कर रही थी और उसके बाद जब पुलिस वालों ने इनकी बात नहीं सुनी तो आज महिलाएं इकट्ठा हुई और तकरीबन 50 से अधिक जो है महिलाएं, सब मुस्लिम समाज की महिलाएं इकट्ठा होकर उन दोनों दुकानों को तोड़फोड़ की उन दुकानों में और उसके साथ साथ जो पूरा सामान था वो सामान भी मस्जिद से बाहर फेंक दिया है। तो फिलहाल महिलाएं जो है इकट्ठा हुई है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह से अनैतिक जो कार्य है, जो महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं उनके साथ आगे भी इस तरह से जो है सख्ती बरती जाएगी और अगर जो है इबादत के लिए जो जगह दी गई है उस वहां पर सिर्फ इबादत होनी चाहिए। जी शुक्रिया आनंद, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब खबर ग्वालियर से, जहां लॉन्ड्री संचालक दंपति की घर में लाश मिली है। पति जितेंद्र रजक फांसी के फंदे पर लटका मिला। पत्नी माधुरी रजक की पलंग पर लाश बरामद की गई है। महाराजपुरा के पटरी रोड इलाके की यह घटना है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। पत्नी की हत्या के बाद फांसी लगाने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये मामला ग्वालियर का है, जहां लॉन्ड्री संचालक दंपति की घर में लाश बरामद की गई है। दोनों के शव बरामद किए गए हैं। पति जितेंद्र रजक फांसी के फंदे पर लटका मिला है, जबकि पत्नी माधुरी रजक की पलंग पर लाश बरामद की गई है, शव बरामद किया गया है। महाराजपुरा के पटरी रोड इलाके की यह घटना है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब मौके पर पहुंची है जांच के लिए। खबर जबलपुर से, जहां कोरोना से नर्स की मौत हो गई। कोविड वार्ड में तैनात थी ये नर्स, कोरोना मरीजों की देखभाल में लगी हुई थी। 10 दिन पहले कोरोना से ये संक्रमित हो गई थी और अब इस नर्स की कोरोना के चलते, कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है। जबलपुर का मामला है ये। कोविड वार्ड में ये नर्स तैनात थी और कोरोना मरीजों की लगातार देखभाल कर रही थी। 10 दिन पहले ये कोरोना से संक्रमित हो गई थी और अब इसकी संक्रमण के चलते मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है जबलपुर से। कोरोना संक्रमण ने एक और जान ले ली, एक स्वास्थ्य कर्मी की जान ले ली जबलपुर में। कोरोना संक्रमण ने एक नर्स संक्रमण के चलते उसने अपनी जान गंवा दी। 10 दिन पहले बताया जा रहा है कि नर्स कोरोना से संक्रमित हुई थी। खबर जबलपुर से, रिश्वतखोर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो वायरल हुआ था। शेखपुरा तहसील में पदस्थ था पटवारी। किसान से 1500 की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गया था पटवारी और अब इस पटवारी के खिलाफ एक्शन हुआ है। इसे निलंबित कर दिया गया है। रिश्वत लेते हुए वीडियो भी इस पटवारी का वायरल हुआ था। शेखपुरा तहसील में ये पटवारी पदस्थ था। किसान से इसने 1500 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे और रिश्वत लेते हुए इस पटवारी का वीडियो बन गया, या ये कहें कि कैमरे में कैद हो गया था ये पटवारी। वीडियो सामने आने के बाद पटवारी के खिलाफ एक्शन भी हो गया है। इसे निलंबित कर दिया गया। और आज से पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पहले ही दिन टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का तांता लग गया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही पर्यटकों को टाइगर रिजर्व में एंट्री मिल रही है। कई महीनों बाद टाइगर रिजर्व के खुलने से पर्यटक काफी उत्साहित हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।